अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही ऐसे समझे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में आपको काम आता है। तो दी प्रोटॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ शुएब पंवर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ रूल्स जो हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास जो रूल है उसे हम बोलते हैं पाउलीस एक्सक्लूजन रूल। एक्सक्लूजन रूल, ठीक है, पाउलीस एक्सक्लूजन रूल। ये रूल हमें कहता है कि एक ही ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पिन जो है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital should have opposite spin। फर्ज करें हमारे पास ये एक हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक और ये दूसरा, ठीक है। तो ये कहता है कि ये गलत है, इनकी स्पिन सेम नहीं होगी। ये आप देखें क्लॉकवाइज है, ये क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज इसकी स्पिन है और इसकी भी क्लॉकवाइज है। तो ये कहता है ऐसा नहीं है। आप क्या करें कि एक ही ऑर्बिटल में अगर आप दो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं या फिर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिन अपोजिट होगी, यानी एक की अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों की सेम डायरेक्शन में स्पिन नहीं होगी। ये इसकी पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट इसकी ये है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital have all same quantum numbers। ये हमें कहता है कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है या दो से ज्यादा है तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। फर्स्ट करें हमारे पास एक एन क्वांटम नंबर है, एल है, एम है और उसके बाद एस है। तो ये कहता है कि अगर ये तीनों सेम हो गए तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर ये तीनों सेम है मतलब ये चारों जो है हमारे पास सेम नहीं होंगे। आपको पता है कि एस जो है, एस की वैल्यू यहाँ तो होती है प्लस हाफ, यहाँ तो इसकी वैल्यू होती है माइनस हाफ, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये तीन आपको अगर सेम मिल जाए तो ये चौथा जो है आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और उसके बाद ये तीनों जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए या दो के लिए या चार के लिए चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं मिलेंगे। ये चारों जो है हमें डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। ये कौन बोलता है हमें, पाउलीस एक्सक्लूजन रूल हमें बोलता है। तो ये हमारे पास पहला रूल था। उसके बाद आते हैं हम दूसरे रूल पर। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। दूसरा हमारे पास जो रूल है वो है हुन्स रूल। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। दूसरा हमारे पास है हुन्स रूल, ठीक है। ये हमारे पास है हुन्स रूल। ये हुन्स रूल हमें कहता है कि फर्ज करें आपके पास एक पी सब शेल है। आपके पास क्या है, पी सब शेल है, ठीक है। ये पी सब शेल है। आपको पता है पी सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन, एक, दो और ये तीन। एक को हम बोलते हैं पी एक्स, दूसरे को पी वाई, तीसरे को पी जेड। और आपके पास जो है तीन इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करेंगे कि इनके अंदर ऐसे फिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास तीन ऑर्बिटल है पी सब शेल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन। तो ये रूल हमें बोलता है कि ये चीज गलत है, आप ऐसे फिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद है
आप क्या करेंगे, उस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को ले आएंगे। तो ये सेम जो है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इनके अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3। मतलब अगर हमारे पास एक डीजनरेटेड वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट है, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। हमें ये चीज जो है हुन्स रूल बताता है। क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है तो हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस वैकेंट ऑर्बिटल को भी फिल करेंगे। अगर इसके फिल करने के बाद पेयरिंग होती है तो हम पेयरिंग कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे हम पेयरिंग कर लें और ये वैकेंट बन जाता है तो ये गलत है। पेयरिंग करने के बाद ये ऑर्बिटल खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने पेयरिंग नहीं की। अगर 3 से ज्यादा है तो हम पेयरिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर 3 है तो हम क्या करेंगे, हम जो है तीनों को फिल करेंगे। फर्ज करें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास एक डी सबशेल जो है उसके ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। तो ये 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हमारे पास डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं। ये हम इसको क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई, और इसे हम क्या बोलते हैं, डी वाई जेड, और इसे हम क्या बोलते हैं, डी एक्स जेड, और इसे हम क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल है। तो हम इसको ऐसे फिलिंग नहीं करेंगे, 2 ये 2 और ये हमारे पास 1। ये बिल्कुल गलत है। हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ऑर्बिटल्स में हम फिल कर देंगे। इन 2 ऑर्बिटल को हम वैकेंट नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे पास ये देखें आप 5 ऑर्बिटल्स बन गए, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। इलेक्ट्रॉन भी 5 है तो 1 2 3 4 5। मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी हैं तो हम उनमें फिल कर देंगे। अगर 5 से ज्यादा है हमारे पास, फर्ज करें 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम पेयरिंग भी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 7 हो गए, ये 8 हो गए। मतलब वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुन्स रूल है जो हमें बताता है कि अगर आपके पास डीजनरेटेड वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है तो आप उसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आते हैं हम, हमारे पास जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके सिवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं कर सकते। तो उस रूल को हम बोलते हैं उफबोस प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, उफबोस प्रिंसिपल। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं है। उफबोस जो है किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। क्वेश्चन भी आता है वो कौन सा रूल है या प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, तो वो ये है उफबोस प्रिंसिपल। ये रूल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो हम फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो हम करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के तौर पर। फर्ज करें हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं तो हमारे पास ये एक सवाल आता है ना, किस ऑर्बिटल में हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करें। तो ये रूल हमें बताता है कि सबसे पहले आप उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, फिर आप उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो पहले वाले से जिसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो। मतलब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो शेल की ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो, बढ़ती जाए। तो ऐसे आप ऐसे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से ये समझाता हूँ। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन should be filled in order of increasing energy of orbitals। तो फर्ज करें हमारे पास, आपको पता है कि ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन से हैं। एक हमारे पास है 1s, दूसरा है 2s, तीसरा है 2p, उसके बाद है हमारे पास 3s, 3p, 3d, उसके बाद है 4s, 4p,
4d और हमारे पास है 4f। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर हमें कोई एलिमेंट मिला हो तो हम इनमें से कैसे जो है इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो पहले मैं आपको सब शेल की एनर्जी का ऑर्डर बता देता हूँ। हमारे पास एस, पी, डी और एफ होता है। ये हमारे पास सब शेल्स हैं, इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है। तो इनकी एनर्जी सबसे कम जो है वो किसकी होगी, एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। मतलब एफ की एनर्जी जो है इन सब से ज़्यादा है। तो अब हमें इनकी एनर्जी मालूम करने के लिए हमें एक और रूल पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल। तो एनर्जी का ऑर्डर पता करने के लिए हम इस रूल को इस्तेमाल करते हैं। इसमें एन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को हम क्या बोलते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो फर्ज करें हम जो है 1s की एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो इस रूल को हम यूज करेंगे। तो एन जो है एस के लिए कितना है, 1 है। एल का वैल्यू एस के लिए क्या होता है, 0 होता है, आपको पता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। मतलब एस की 1s की जो एनर्जी है वो क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे, इसकी सबसे ज़्यादा कम है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम 2s की एनर्जी निकालेंगे। तो 2s की एनर्जी के लिए हमारे पास n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू s के लिए होता ही 0 है। तो क्या आ जाएगा 2, मतलब 2s की एनर्जी क्या है, 2 है। अब आते हैं हम 3s पर, सॉरी 2p पर। तो 2p की एनर्जी निकालने के लिए n का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू p का वैल्यू जो है l में कितना होता है, 1। तो 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ये हमारे पास 2p की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम 3s पर। तो 3s के लिए n का वैल्यू 3 है और उसके बाद l का वैल्यू उसके लिए क्या होता है, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में आप देखें कि ये हमारे पास 3s का वैल्यू है, 3s का 3 वैल्यू है, 2p का भी 3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में आप देखें कि कौन जो है किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। तो दोनों की बराबर है, दोनों की इक्वल है। तो अब हम कैसे इनको सेपरेट करें। तो अब हम क्या करेंगे, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी को हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको हम कम एनर्जी के तौर पर तस्वर करेंगे। तो हमारे पास p के लिए n की वैल्यू 2 है, s के लिए n की वैल्यू 3 है। तो इसमें सबसे कम एनर्जी s से, 3s से कम एनर्जी 2p की। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू p के लिए 2 है, मतलब 3 से ये वैल्यू कम है। तो अब आते हैं हम 2p 3s के बाद 3p पर। तो इसके लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू इसके लिए होती क्या है, 4। तो ये हमारे पास 3p के लिए इसकी एनर्जी आ गई जो हमारे पास क्या है, 4 है। अब आते हैं हम 3d पर। तो 3d के लिए n की वैल्यू 3 है और उसके साथ l की वैल्यू 3 के लिए कितनी होती है, 2। तो इसकी एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, 5। तो ये हमारे पास 3d की एनर्जी है। अब आते हैं हम 4s पर। तो 4s के लिए n की वैल्यू 4 और s के लिए l की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 4। मतलब 4s की एनर्जी क्या है, 4 है, ठीक है। 3d से 4s की एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 4p पर। तो इसकी n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, 4p की। अब आते हैं हम 4p के बाद 4d पर। तो इसके लिए n की वैल्यू 4 और d की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। तो ये हमारे पास 6 किसकी वैल्यू आ गई, 4d की। उसके बाद आते हैं हम 4f पर। तो इसके लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 3। तो ये हमारे पास 7। मतलब 4f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। तो अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर हम उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी 1s की। तो हम पहले किस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1s में। फिर 2s की, ये हमारे पास 2s आ गया। उसके बाद 2p, उसके बाद हमारे पास 3s, उसके बाद हमारे पास 3p है, ठीक है, 3p। अब यहाँ पर आप देखें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको ये रूल पता नहीं होता।
तो वो क्या करते हैं 4s से पहले 3d में इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, लेकिन ये जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप कंपेयर करें 3d से 4s की एनर्जी कम है, तो पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 4s में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4s, फिर हम लिखेंगे 3d। बात समझ में आ रही है? फिर हमने क्या लिखा? 4s के बाद 3d हमने लिखा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद इन दोनों में से आप देखें 4p है और हमारे पास क्या है? 4d है, सॉरी 4f है हमारे पास। ये तो अब हम लिखेंगे 4p और बाद में हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे 4f। तो ये हमारे पास जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ गई। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन ऑर्बिटल। तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ठीक है, मैं अब इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मतलब ये रूल जो है हमें अब पता लग गया। तो हमारे पास फर्ज करें कुछ एलिमेंट्स है, मैं आपको एलिमेंट्स बता देता हूँ, आप सब उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो हमारे पास फर्ज करें हमारे पास है कैल्शियम। हमारे पास क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का Z जो है वो 20 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको ही फॉलो करेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 1s2, ठीक है, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद हम आएंगे 3s2 पर, उसके बाद 3p6। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12, 12 और 6 18। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। अब हम यहाँ पर आए, ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब हम किस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 4s में। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, हम लिखेंगे 4s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम की। मतलब इसके लास्ट जो इसका ऑर्बिटल है s, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 4s क्यों लिखा? 3d क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4s की एनर्जी जो है वो कम है किससे? 3d से। ठीक है, अब हमारे पास जो है दूसरा है स्कैंडियम। ठीक है, अब हम स्कैंडियम लेते हैं। स्कैंडियम का जो Z होता है हमारे पास वो होता है 21। तो अब हम कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6 और हम लिखेंगे 4s1, सॉरी 4s2 और अब हम क्या लिखेंगे? 3d1। ठीक है, देखिए आप, हमारे पास 2, 6, 18, 20, 26, सॉरी 4, 6, 10, 12, 12 और 6, 18, 18, 20, 21। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 4s में फिर से आपको बताया 4s हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसकी एनर्जी 4s की 3d से कम है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमारे पास जो है हम जिंक को ले लेते हैं। हमारे पास है जिंक। ठीक है, ये हमारे पास जिंक है। जिंक का Z हमारे पास होता है 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल दें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? अब हम इसमें फिल कर देंगे। देखिए आप, हमारे पास ये हो गए 4, 6, 10, 12, 6, 18, 20। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 10। तो हमने लिख दिया 10। तो ये हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से किसी भी एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो मैं आपको अब बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा आपको गौर करना होगा, गौर से देखना होगा, समझना होगा चीज़ों को। रट्टे का ये काम नहीं है, कॉन्सेप्चुअल काम है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास
क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 और हमारे पास 4s2 और 3d4। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। काउंट करें 4 6 10 12 18 20 24। लेकिन ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत मानी जाती है। क्यों? आप देखें, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? दो मैंने फिल कर दिए, एक और ये दो। और ये d ऑर्बिटल हमारे पास है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हमारे पास d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया जाता है d के लास्ट जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये पेयरिंग खत्म हो जाती है। ये करवाने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पहले ये 4s2 था, अब क्या हो गया? 4s1। एक इलेक्ट्रॉन d में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 3d5। तो ये इसकी मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्यों करवाया गया? इसलिए कि ताकि इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाए। अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन था क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसको हम 4s2 3d4 नहीं लिखेंगे, 4s1 3d5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया जाता है d के वैकेंट ऑर्बिटल में, फिर इसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है? कम होती है, और उसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो अब हम कापर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कापर पर आते हैं हम। कापर का Z हमारे पास होता है 29। तो कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। तो अब देखिए, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 4 6 10 12 12 6 18 18 20 और ये 29। तो ये भी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गलत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। आप देखिए, सेम केस है क्रोमियम वाला, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक और ये 2, और d के ये 5 ऑर्बिटल्स, है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे? देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब यहाँ पर क्या होगा? इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया जाता है d के लास्ट ऑर्बिटल में, ताकि पेयरिंग कंप्लीट हो। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 4s1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3d10। तो ये इसकी जो है मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। तो ये 2 एक्सेप्शन थे कापर और क्रोमियम में, आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये 2 बता दिए। तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग।